संडे ब्रंच के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारा मानना है कि हर कोई एरा गैरा नत्थु गैरा खबर पढ़कर सुन सकता है, इसमें कौन सी नई बात है ना? लेकिन उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता होने से चीजें साफ होने लगती हैं। इस सीरीज में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो बाकी वीडियोस की तरह इस सीरीज में भी हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप भी किसी खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर रेफर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज चैप्टर से डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, साल 2023 आपके लिए कैसा जा रहा है? क्योंकि टेक एम्प्लॉइज के लिए तो ये बहुत ही बेहुदा साल रहा है। दुनिया भर में 417 टेक कंपनीज ने 1.2 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया। सिर्फ जनवरी में 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाला गया। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स जैसे कई सारी कंपनीज ने जबरदस्त तरीके से ले ऑफ करवाए हैं। layoff.fyi के मुताबिक 2022 के पूरे साल में 1.6 लाख एम्प्लॉइज को फायर कर दिया गया था। कुल मिलाकर 1046 कंपनीज ने ले ऑफ किए थे। बिग टेक से लेकर स्टार्टअप्स तक ने सबने ले ऑफ किए। यानी कि 2023 के जनवरी फरवरी के 2 महीने में 2022 के ऑलमोस्ट साल भर के ले ऑफ हुए हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, मौसम का हाल अभी और बिगड़ने वाला है। इसलिए गाइस, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। देखिए, मेटा, एरिक्सन, मैकिंजी एंड को, केपीएमजी, डिजिटल ओशियन जैसी कंपनीज और भी लोगों को फायर करने वाली हैं। और ये ले ऑफ्स का सिलसिला बस अभी तो शुरू हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। अगली खबर सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI से निकल कर आ रही है, जिन्होंने मांग रखी है कि OTT एप्स के इस्तेमाल पर यूसेज चार्जेस लगाना चाहिए। COAI इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी से बनी है। मामला असल में हाल ही में शुरू नहीं हुआ है, ये 21 सितंबर को शुरू हुआ है, जब सरकार ने टेलीकॉम बिल का ड्राफ्ट निकाला था। इस ड्राफ्ट में OTT सर्विसेज को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में शामिल करने का सुझाव रखा गया था। यानी कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, मैसेंजर, डियो, गूगल मीट जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को भी OTT सर्विस माना जाएगा। तो OTT सर्विसेज को भी टेलीकॉम सर्विसेज की तरह ही लाइसेंस लेना पड़ेगा या भरपाई करनी पड़ेगी। एयरटेल, वोडाफोन और जियो जैसे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं और बदले में उन्हें टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की तरह कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग कॉस्ट नहीं उठानी पड़ती है। और SMS वॉइस कॉल्स जैसी सर्विसेज की वजह से टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के पेट में लात मारते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI ने इसके ऊपर कहा है कि इससे नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। अब पूरी एसोसिएशन COI का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म से यूसेज फी लेना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि इंटरनेट सबके लिए बराबर है, बिना किसी डिवाइस, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म या कंटेंट की परवाह करते हुए। और COI का मानना है कि चार्जेस लगाने से कोई नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा। 117 करोड़ यूजर्स के साथ भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है और इसीलिए ये मुद्दा बहुत जरूरी है। यूनियन टेलीकॉम एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पार्लियामेंट में आने वाले मॉनसून सेशन में, मतलब कि जुलाई से सितंबर तक टेबल किया जाएगा। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर ने अपने नए वेंचर थर्ड यूनिकॉर्न के लिए हाल ही में सीड फंडिंग में $4 मिलियन उठाए हैं। ZNL ग्रोथ फंड के साथ 2 डजन से भी ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स ने इस राउंड में हिस्सा लिया था। अनमोल सिंह जग्गी, अनिरुद्ध केडिया, विशाल केडिया इसमें से कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के नाम है। इस वेंचर में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर भी उनके साथ होंगी। साथ ही वो दुबई के ब्लॉकचेन सर्विसेज फर्म ब्लॉकटेक ब्रू एग्जीक्यूटिव असीम गर्वी को भी को फाउंडर के तौर पर लेकर आए हैं। जुलाई 2022 में अश्नीर ने थर्ड यूनिकॉर्न की घोषणा की थी और 8 महीने बाद उन्होंने क्रिकेट सेंट्रिक फैंटेसी स्पोर्ट क्रिक पे ऐप को लॉन्च किया है। क्रिक प्ले, ड्रीम 11 और MPL की तरह ही खिलाड़ियों को पब्लिक और प्राइवेट मेगा कॉन्टेस्ट में खेलकर कैश प्राइज देगा। अब अश्नीर इसमें एक और ट्विस्ट लाने वाले हैं और इसमें एक और फीचर है जहां यूजर्स रिवॉर्ड से अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी को प्यार जता पाएगा। अश्नीर ने पिछले महीने कहा था कि उनका स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप से अलग होने वाला है, बिना किसी VC फंडिंग के और बिना किसी शोर शराबे के। 31 मार्च से IPL शुरू होने वाला है, तो टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट निकाली उन्होंने। अश्नीर की पुरानी कंपनी ग्रोफर्स, जिसका नया नाम ब्लिंकिट है, वो होम सर्विस कैटेगरी में उतरने जा रही है। होम सर्विस का मतलब होता है सैलून, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, पेस्ट कंट्रोल जैसे काम जिसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इंडिया में होम सर्विसेज की टॉप कंपनी है अर्बन कंपनी और ब्लिंकिट अपने नए क्विक
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा होम सर्विस का नया वर्टिकल खोलने जा रही है, यानी कि अर्बन कंपनी से उनका डटकर मुकाबला होगा। लेकिन ब्लिंकिट को जोमेटो ने 11 अगस्त 2022 को अक्वायर किया था। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल अर्बन कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ग्रोफर सिर्फ ग्रोसरीज और यूटिलिटीज डिलीवर करता था, लेकिन जोमेटो के एक्विजिशन के बाद उन्होंने ब्लिंकिट को इंस्टेंट कॉमर्स के दूसरे कैटेगरीज में एक्सपेंड करना भी शुरू कर दिया। ट्विटर फाउंडर जैक डोर्सी ने ट्विटर को राइवल करने वाला ऐप ब्लू स्काई लॉन्च किया। फिलहाल तो ये एप्पल ऐप स्टोर में इनवाइट ओनली बीटा के तौर पर अवेलेबल है, यानी कि जल्द ही ये पब्लिकली लॉन्च हो सकता है। ब्लू स्काई को 2019 में ट्विटर के नीचे एक प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और सोशल मीडिया को ओपन और डिसेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसे सोचा गया था। इंटरफेस वाइज इसमें और ट्विटर में कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। होम, सर्च और नोटिफिकेशंस के टैब्स, टाइमलाइंस, प्रोफाइल पेजेस देखकर बिल्कुल ट्विटर की फील आएगी। तो शायद जैक डोर्सी ट्विटर को इशारों में मैसेज दे रहे हैं या शायद ट्विटर के मालिक को। 27 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन के लिए खरीदा था, लेकिन उससे केवल एक साल पहले नवंबर 2021 में ट्विटर फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी ने अपने सीईओ के पोजीशन से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल ने ले ली थी और उस एक साल में ट्विटर और मस्क के बीच में बहुत तमाशा हो गया था। 14 मार्च 2022 9.2% स्टेक के साथ मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। 5 अप्रैल बड़ी खबर आई कि मस्क ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे और 25 अप्रैल मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर किया और $44 बिलियन पर बात पक्की हुई। 13 मई पे आती है खबर कि मस्क ने खुद एक ट्वीट किया कि डील को रोक दिया जाए क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म के बोट और स्पैम अकाउंट्स की चिंता है। 26 मई ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने मस्क के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया क्योंकि डील रोकने के कारण मार्केट में उनकी वैल्यू कम हो रही थी। आखिरकार 28 अक्टूबर को डील पूरी हुई और अब 4 महीने के बाद जैक डोर्सी अपना बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। हालांकि मस्क का ध्यान कहीं और है। जिस ओपन एआई के मस्क फाउंडर और अर्ली इन्वेस्टर थे, वहां से उन्होंने एग्जिट ले लिया और आज चैट जीपीटी की जंग और भी घमासान होने वाली है। पहले जो सिर्फ 2-3 कंपनीज थी, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, अब पूरी की पूरी टेक की दुनिया ही इसमें हिस्सा ले रही है। मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि उनका जनरेटिव एआई में काम जारी है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में वो एआई पर्संस भी बना सकते हैं और व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल करके मेटा लिटरली माला माल हो सकती है। स्नैपचैट सीईओ इवन स्पीगल भी उनका मानना है कि एआई चैटबॉट्स लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाला है और मैसेजिंग सर्विसेज होने के नाते स्नैपचैट उभर कर निकल सकता है। चाइना के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन बाइडू ने भी ऐलान किया है कि वो चैट जीपीटी का राइवल अर्नी बोट मार्च तक लॉन्च करने वाले हैं और उसे क्लाउड कंप्यूटिंग से ऑटोनॉमस ड्राइविंग तक हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना के ई कॉमर्स जायंट अलीबाबा भी एक एआई चैटबॉट टेस्ट कर रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क, जिन्होंने ओपन एआई शुरू करके छोड़ दिया था, वो वापस आने की जरूरत कर रहे हैं। उनका मानना है कि चैट जीपीटी के कई जवाब पॉलिटिकली करेक्ट हैं और इसीलिए वो रिसर्च लैब खोलने जा रहे हैं। गूगल ने बेंगलुरु के प्रॉपर्टी टेक यूनिकॉर्न नो ब्रोकर में $5 मिलियन सीरीज ई फंडिंग राउंड में इन्वेस्ट किए हैं और ये इन्वेस्टमेंट गूगल के $10 बिलियन के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड से हुई है, जिसे गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने 2020 में शुरू किया था। नो ब्रोकर इंडिया का पहला प्रॉपर्टी टेक यूनिकॉर्न है और नवंबर 2021 में $210 मिलियन की फंडिंग उठाकर नो ब्रोकर यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। तब वैल्यूएशन $1.01 बिलियन थी। गूगल की रीसेंट फंडिंग भी उसी वैल्यूएशन पर हुई है। दोस्तों, क्रेड फाउंडर कुणाल शाह ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन में एक यूजर को जवाब दिया कि वो मंथली सिर्फ 15,000 रुपए सैलरी पर अपना गुजारा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, उनका इससे ज्यादा सैलरी लेने का हक ही नहीं बनता है। क्रेड को FY 2022 में 1,297 करोड़ का नुकसान हुआ था। हालांकि उनके यूजर बेस FY 21 में 7.5 मिलियन था और FY 22 में 11.2 मिलियन है। बहुत से यूजर्स उनके सैलरी से इंप्रेस हुए, लेकिन असल में बिजनेस की दुनिया में ये आम बात है और जवाब है टैक्सेस। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग, टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क, एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स, ये सब लोग केवल $1 की सैलरी लेते थे, जबकि ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं या हुआ करते थे। हम और आप जब सैलरी लेते हैं तो हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग अपने टोटल सैलरी में से छोटा सा हिस्सा सैलरी के द्वारा लेते हैं और बड़ी रकम स्टॉक्स और बोनसेस में से निकाल सकते हैं और शेयर्स खरीदने में इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, बेचने पर देना पड़ता है और कैपिटल गेन पर लगे टैक्स इनकम टैक्स से कम ही होते हैं। ये तरीका सारे फाउंडर्स और सीईओज अपनाते हैं, कुणाल शाह भी। और कुणाल शाह ऑलरेडी
फ्री चार्ज को बेच चुके हैं। उन्होंने अप्रैल 2015 में फ्री चार्ज को $400 मिलियन में स्नैपडील को बेचा था। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए बड़ी बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो उसी तरह से पसंद आएगा जैसे कि हमारे बाकी वीडियोस पसंद आए हैं। ऐसे ही टॉपिक पर आप वीडियो पसंद करते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।